नमस्कार 4 पीएम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर हालांकि 27 में चुनाव है और अभी 1.5 साल का वक्त बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले तमाम जो दल है उनकी तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन जो है वो खास नहीं रहा। जी हाँ, इंडिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हरा दिया। केंद्र में सरकार बन गई थी बैसाखी के सहारे, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हाल बुरा था। तो उसको देखते हुए अब बीजेपी जो है वो संगठन और सरकार में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी इस वक्त सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इतनी देरी क्यों? बीजेपी यूपी प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं तय कर पा रही है? अब सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि ओबीसी या दलित समाज से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है अखिलेश यादव, सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले को काउंटर करने के लिए। जी हाँ, अब कौन होता है बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, ये देखने वाली बात होगी। और अखिलेश यादव के फॉर्मूले को बीजेपी अपनाने की तैयारी कर रही है, ऐसा कहा जा रहा है। उससे कितना फायदा होगा बीजेपी को, इस पर हम करेंगे चर्चा। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी जुड़ चुके हमारे साथ। सर, आपका स्वागत है 4 पीएम पर। जी धन्यवाद। सर, मिशन बीजेपी का जो मिशन है ओबीसी, तो सीधा सवाल है, बीजेपी का मिशन ओबीसी क्या 27 में जीत पक्की है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव को साधना चाहती है। उसको बखूबी मालूम है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो दुर्गति भारतीय जनता पार्टी की हुई है और उसका आकलन भारतीय जनता पार्टी ने आकलन, परीक्षण और जितना भी सारा चीजें था मंथन करने के बाद इस नतीजे पे पहुंची है कि कुछ न कुछ बदलाव, बड़े बदलाव उसको करने होंगे। पुराना ढर्रा तो भारतीय जनता पार्टी का था, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, चाहे वो दूसरी चीजें हो, वो इस बार चलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सर मान्य है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर चुनाव लड़ती थी और उसको जीत हासिल हुई और सफलता भी हासिल हुई। लेकिन अगर आप पिछले इलेक्शन कुछ देखेंगे स्टेट के, उनमें भारतीय जनता पार्टी को ये महत्वपूर्ण मुद्दा जो है हिंदू मुस्लिम का चल नहीं पा रहा है। 2024 में आपने देखा मुद्दे बदल गए, मुद्दे संविधान के आ गए, मुद्दे पिछड़े दलितों के आ गए, मुद्दे जातिवाद के आ गए। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में नैरेटिव चला रही है, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदू मुस्लिम का जो मामला था वो बदल गया जातिवाद में और खाली वो ठाकुरों के नेता हो गए। 2024 के चुनाव में जिस प्रकार ठाकुरों की पंचायतें हुई, जिस प्रकार से एक माहौल बना कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और उसके खिलाफ ही लॉबिंग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को ही हराने की बात कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उसका शीर्ष नेतृत्व बड़े सख्ते में था और उसका नुकसान भी आपको रिजल्ट परिणाम के स्वरूप दिखाई दिया कि भारतीय जनता पार्टी केवल 33 पे सिमट गई और तब सिमट गई जबकि तमाम शाम दाम दंड भेद केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र नेतृत्व द्वारा, तमाम एजेंसियों द्वारा किए गए। अगर उस तरह का नेटवर्क कुछ नहीं होता तो इसमें से 10-12 सीटें और घटा लीजिए। 80 राज्यों के 80 सीटों वाले राज्य से, जहां से 80 सीटों में से आप 60 पे 70 पे दावेदारी कर रहे थे, ऐसी जगह से आप 20-30 सीटों पर सिमट जाना और जहां आपकी सरकार है, सफलतापूर्वक सरकार चल रही है, दूसरी बार सरकार बनी है, तो ऐसे में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा धक्का है और भारतीय जनता पार्टी उससे निकलने का और उससे संभलने का प्रयास कर रही है। दूसरी ओर जिस प्रकार से विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी ने वो पीडीए का फॉर्मूला बनाया है और वो पीडीए का फॉर्मूला समाजवादी पार्टी का सफल हुआ है, उससे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। इसलिए आप देखेंगे जो नया बदलाव होगा उसमें ओबीसी को भारतीय जनता पार्टी में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा, एक वक़्त दी जाएगी और ओबीसी के लोगों को नीचे ही नहीं ऊपर भी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इसी में ऐसे लोगों का भी दांव लग जाएगा जैसे किनारे लगे हुए हैं काफी दिन से केशव प्रसाद मौर्य और आखिर में तो ये हुआ कि वो अपना चुनाव भी हार गए।
तो उनकी भी लॉटरी खुल सकती है। इस प्रकार के तमाम लोगों की लॉटरी खुलती हुई मुझे नज़र आ रही है, जो भारतीय जनता पार्टी में हाशिए पर लगे हुए हैं। जी। लेकिन सर, जिस तरीके से तमाम जो बीजेपी पर आरोप लगे कि ब्राह्मणों की पार्टी है, ब्राह्मणों की पार्टी है, तो उसको लेकर जो कहा जा रहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी किसी ओबीसी या दलित समाज से वो प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकती है। लेकिन बीजेपी में पहले भी जो है पहले से ही पिछड़ों के बड़े नेता हैं कई, लेकिन देखा गया चाहे आप केशव प्रसाद मौर्य की बात कर लीजिए या फिर किसी और की बात आप कर लीजिए, लेकिन लोकसभा चुनाव में इन नेताओं ने ज़्यादा अपने समाज का वोट जो है बीजेपी को दिला नहीं सके। तो अगर ये मान लिया जाए कि बीजेपी किसी ओबीसी या दलित समाज के किसी नेता को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, तो क्या लगता है कि वो जो नेता है वो अपने समाज का वोट बीजेपी को दिला पाएगा, जो बाकी पिछले नेता नहीं कर पाए 24 के इलेक्शन में? चाहे वो संजय निषाद की बात कर लीजिए, ओम प्रकाश राजभर की बात कर लीजिए या फिर केशव प्रसाद मौर्य। देखिए, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी नेताओं की बात करते हैं, उदाहरण के तौर पे हम केशव प्रसाद मौर्य को लेते हैं, तो जी। केशव प्रसाद मौर्य का जो वोटर है, उनके वोटर ने ये जाना कि हमारे नेता को किनारे पे भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है, तो हम अपने नेता के साथ जाके भी क्या करें? हम अपने नेता के कहने पे अगर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते हैं, ना हमें कुछ मिल रहा, ना हमारे नेता को मिल रहा। एक तो ये कारण है। दूसरा, दूसरे एलाइज है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे वो राजभर हो, वो इसलिए नहीं दिला पाए कि कहीं न कहीं जो दलित और पिछड़ों के साथ जो संविधान का मुद्दा हो, जो अंबेडकर का मुद्दा हो, इस तरह की जो चर्चाएँ चली थी, उससे कहीं न कहीं वो इन नेताओं के प्रभाव में नहीं आए और उनको लगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में मजबूत होती है और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार दावा ठोक रही थी कि अब की बार 400 पार, और भारतीय जनता पार्टी की 400 या 400 भी नहीं आती, अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, तो वो कहीं न कहीं संविधान में बदलाव करेगी और संविधान में बदलाव करके कहीं न कहीं दलित और पिछड़ों और ओबीसी को नुकसान कर सकती है। इस सोच के तहत वो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने गए थे। अब भारतीय जनता पार्टी की वो नीति, वो रणनीति, वो नियत तो आज भी साफ नहीं है। अभी भी लगातार चर्चाएँ चल रही हैं कि संविधान में बदलाव होगा और हो सकता है कि ये मानसून सेशन जो संसद का शुरू हो रहा है 21 जुलाई को, इसी में कुछ इस तरह की हो जाए। तमाम चर्चाएँ आप देख रही हैं। एक शीर्ष नेतृत्व जो शीर्ष नेता है संघ के, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है। और हमारे स्पोक्स पर्सन तो भारतीय जनता पार्टी के आजकल वाइस प्रेसिडेंट बने हुए हैं, उपराष्ट्रपति तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, उन्होंने भी उसकी तस्दीक की है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये रुख आया है कि वो संविधान में कुछ बदलाव करना चाहते हैं। तो इससे कहीं न कहीं पिछड़ा और दलित वो जो है भड़का हुआ है, उसको कहीं न कहीं लगता है कि हमारे अधिकारों को ना छीन लिया जाए। तो उस सोच से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने इस प्रकार के नेताओं को पहले मजबूत करना चाहती है। अब जैसे मैंने केशव प्रसाद मौर्य को कहा, केशव प्रसाद मौर्य के पास तब लोग आएँगे, केशव प्रसाद मौर्य की बात तब लोग सुनेंगे जब वो मजबूत होंगे। अगर वो खुद ही मजबूत नहीं है, तो वो अपने मतदाताओं को, अपने लोगों को कैसे मजबूत करेंगे, कैसे उनके हितों की बात उठाएँगे, कैसे उनको आगे ले जाने की बात करेंगे। तो इसलिए पहले पार्टी चाहती है कि केशव मौर्य और दूसरे जो इस प्रकार के नेता हैं, उनको मजबूत करके एक संदेश नीचे कार्यकर्ताओं में और नीचे वोटर में भेजा जाए, ताकि 2027 में इन लोगों को साधने का काम किया जाए। उस रणनीति पे भारतीय जनता पार्टी आज काम कर रही है और अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि इस तरह के बदलाव उत्तर प्रदेश में होंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी होगा और सरकार में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव इस प्रकार के होंगे। इस प्रकार की सूचनाएँ हमारे सूत्रों द्वारा हैं। इसके लिए बहुत लंबा समय नहीं है, बहुत जल्दी मुझे कुछ बदलाव उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। जी। अभी सर जो ये कथावाचक का जो मामला चल रहा है इटावा का, तो इसको लेकर जिस तरीके से 2 जातियों का ये मामला हो गया, यादव बनाम ब्राह्मण, और दोनों समाज के लोग सड़क पर आए और दोनों समाज ने एक-दूसरे पर कई बड़े आरोप लगाए। उसको लेकर बीजेपी का ये मानना है कि अखिलेश यादव और ये समाज जो है जितना ज़्यादा जो है वो प्रदर्शन करेगा, तो उसका जो फ़ायदा वो बीजेपी को ही होगा। देखिए, ये जो इटावा वाली घटना हुई है और यादव समाज के जो
व्यक्ति हैं जो कथावाचक हैं, वो कथा करते हैं। ये बड़ा हास्यास्पद है कि जितने भी कथावाचक हैं, वो कथा करते हैं। और जो हमारी दोनों महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई हैं, जिसकी वो कथा सुनाते हैं, अगर हम रामचरितमानस की बात करते हैं, तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है, तो वो किस समाज से आते हैं, ये सबको पता है। दूसरी जो किताब है हमारी महाभारत की, जिसकी हम कथा सुनाते हैं, वो व्यास जी ने लिखी है, तो वो भी पिछड़े समाज से आते हैं। वो कोई ब्राह्मण तो थे नहीं। तो ये बड़ा हास्यास्पद है कि इस तरह की बातें आज की डेट में चल रही हैं। क्या वो 15 किलोमीटर के दायरे में यादव समाज के व्यक्ति रहते थे? इन लोगों को पहले नहीं पता था कि उनको अपने घर पे बुला के उनका आधार कार्ड देख रहे हैं, उनकी जाति पूछ रहे हैं? क्या पहली बार हुआ है ये? इसमें हमें कोई ना कोई राजनीतिक षड्यंत्र लगता है और ये राजनीतिक जो है फायदा या नफा नुकसान देखते हुए इस तरह का कृत्य किया गया है, मुझे ऐसा लगता है। ये कोई सोची समझी साजिश हो सकती है, क्योंकि देखिए सियासी दल जो हैं वो सत्ताधारी दल सत्ता पकड़ने के लिए, सत्ता में जाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं और अखिलेश यादव भी तो इसमें कभी नहीं छोड़ रहे हैं। अखिलेश यादव भी इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने भी तत्काल उनको लखनऊ में बुलाया और उनको जो है बड़ा सम्मान किया, सम्मानित किया, उनको ढोलक और दूसरे सामान दिए। तो वो भी कहीं न कहीं इस चीज़ को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि राजनीति इसी प्रकार से होगी और चुनाव इसी प्रकार से जीते जाएँगे। नहीं तो आप मुझे बताइए कि अखिलेश यादव मुख्य विपक्षी दल है, उनके लोग और उनके जो प्रतिनिधि हैं उत्तर प्रदेश में, वो कितने सड़कों पे उतर रहे हैं? भ्रष्टाचार को लेके, विकास के मुद्दों को लेके, करप्शन को लेके, बेरोजगारी को लेके। आजकल किसानों का इतना बड़ा मुद्दा है, किसान परेशान है। किसान को इस सरकार ने बर्बाद कर दिया है। नकली खाद बेच रहे हैं, नकली बीज बेच रहे हैं, उसकी फसल का दाम उसको दे नहीं रहे। क्या इसकी आवाज मुख्य विपक्षी दल ने उठाई है? तो इसमें कहीं न कहीं चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सत्ता में किस प्रकार जाया जाए, सत्ता किस प्रकार हथियाई जाए, इसका मंथन चल रहा है, इसका आकलन चल रहा है, इसकी रणनीति चल रही है। हमें वहाँ बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, किसानों से कोई लेना-देना नहीं है। तो इसलिए हम ये सोचे कि बहुत ज़्यादा बढ़िया विपक्ष काम कर रहा है, मैं उससे भी सहमत नहीं हूँ। पिछले 1 साल से 2 साल से 24 के बाद से भी आप देखते हैं, तो कोई महत्वपूर्ण इस तरह का धरना, प्रदर्शन या अग्रेशन मुझे नहीं दिखाई दिया है, मुख्य विपक्षी दल में भी। पिछली बार आपने आगरा की घटना देखी, वो भी दलितों का मामला था। एक दलित सांसद हैं, उनके घर पे जिस प्रकार से एक जाति विशेष ने उस तरह की चीजें की, तो ये भी सत्ता की रणनीति है और जातिवाद में बाँटो, क्योंकि अब हिंदू-मुस्लिम चल नहीं रहा, तो जातिवाद में बाँटो, अब अगड़ा-पिछड़ा करो। तो यही रणनीति सियासी दलों की है और इसी में ही अपना नफा-नुकसान ढूँढते हैं। भारतीय जनता पार्टी अब गिर चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुद्दे खत्म हो गए हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी नए-नए मुद्दे निकाल रही है। वो चाहती है कि हम सत्ता पे किस प्रकार से काबिज रहें और विपक्ष भी उसी रास्ते पे चल गया है, क्योंकि विपक्ष ने दूसरी तमाम चीजें करके देख ली है, वो उसमें कामयाब नहीं हो रहा है, तो उसको लगता है कि अगर हम इन मुद्दों पे चलते हैं तो शायद कामयाबी मिल जाए। और आपने देखा 2024 में मिली भी है पीडीए के मुद्दे पे। जहां भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 से 4 दशकों से राजनीति राम मंदिर की कर रही थी और जब भव्य राम मंदिर आपने बनाया, उसी दौरान आप हार गए। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। उसी उत्तर प्रदेश में, वो जहां पे आपकी सरकार है, जिस उत्तर प्रदेश की सरकार से आप बनारस में और अयोध्या में लड़ाई लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं और सफलता हासिल कर रहे हैं और एकाएक आपको झटका लगता है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा सोचने का विषय है। भारतीय जनता पार्टी में तो इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि किस प्रकार से हम अयोध्या वापस लें। तो लड़ाई अयोध्या की है, लड़ाई बेरोजगारी की, किसानों की या भ्रष्टाचार की नहीं है। जी। देखिए सर, जिस तरीके से अखिलेश यादव का जो फार्मूला है वो बीजेपी अपनाने की तैयारी कर रही है, तो इससे तो यही लगता है कि या तो उसका जो हिंदू मुस्लिम का खेल है वो इस वक्त नहीं चल पा रहा है, या फिर जो विकास के तमाम उनके दावे रहते हैं, तमाम योजनाओं का जो प्रचार होता है, या फिर उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, तभी तो वो अखिलेश वाला जो फार्मूला है वो अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। और उनको डर है कि अगर 120-130 सीटों में से अगर अखिलेश यादव ने यादव और दलित समाज के नेताओं को अगर सीट दे दी, तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा।
देखिए, पहले तो आपको ये समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि विकास उनको कोई मुद्दा है नहीं और विकास उन्होंने कुछ किया भी नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार के मुद्दों, आपने देखा ना कि 2024 में दलित क्यों नाराज हुआ भारतीय जनता पार्टी से। चाहे 2014 की सरकार हो केंद्र की, चाहे 2019 की सरकार हो, चाहे 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बननी हो, तमाम दलित और पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ गया था, तभी तो इतने महत्वपूर्ण नतीजे आए थे। क्योंकि मायावती का जो जितना भी वोटर था, 80% वोटर भाजपा के साथ चला गया था। तो वही वोटर अब भारतीय जनता पार्टी से टूट रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मान के चल रही है कि ये क्यों टूट रहे हैं हमसे, इस पर मंथन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिस प्रकार के स्टेटमेंट आए हैं, जिस प्रकार के कृत्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे कहीं ना कहीं दलित जो है पिछड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी से बिछड़ रहा है। उसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की जुमलेबाजी कर रही है, इस तरह के हथकंडे अपना रही है, हालांकि दिल से नहीं चाह रही हो। आप ये देखिए, अभी भी वो मैंने जैसा कहा कि अभी भी वो संविधान में बदलाव करने की मूड में है, बदलाव करेगी, उसने ठान लिया है। और दूसरी तरफ वो जो है दलितों को भी बांधे रखना चाहती है, पिछड़ों को भी बांधे रखना चाहती है, उनके नेताओं को थोड़ा सा खैरात बांट के। तो इसमें दलितों को सोचना होगा कि उनको क्या करना है, किधर जाना है। भारतीय जनता पार्टी को तो शाम दाम दंडभेद करके और किन्हीं कारणों से भी अपनी सत्ता बनाए रखनी है। उसके लिए उनको क्या हथकंडे अपनाने हैं, चाहे नेतृत्व में बदलाव करना हो, चाहे अपनी पार्टी में बदलाव करना हो, चाहे किसी नेता को हटा के दूसरे को लाना हो, वो तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये तो लोगों को सोचना है कि उनको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। और इसमें विपक्षी दल जो है कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। वो तो भारतीय जनता पार्टी की निष्क्रियता का, भारतीय जनता पार्टी की गलतियों का सिर्फ फायदा उठाता हुआ दिख रहा है, अपनी ओर से वो कुछ नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत में खासकर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार चरम पे है। क्या पिछले 8 साल में मुख्य विपक्षी दल के कोई नेता, मुख्य विपक्षी दल के कोई लोग, मुख्य विपक्षी दल के प्रवक्ता एक घोटाला पकड़ पाए हैं? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्ष की तरफ से ऐसी हुई है कि जिसमें परत खोल के रख दे वो भ्रष्टाचार की? उन्होंने कोई ऐसा काम किया है? नहीं, क्योंकि वो भी शामिल है, उनके लोग भी कहीं ना कहीं पीछे से, पर्दे के पीछे से इन कुकर्मों में लगे हुए हैं। और उनकी तो आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कल को अगर सत्ता बदलेगी तो वो समाजवादी पार्टी के साथ आ जाएंगे। कितने लोग हैं भ्रष्टाचारी लोग जो पहले समाजवादी में थे और आज वो भारतीय जनता पार्टी में अच्छे पदों पे हैं और कल को फिर वो सपा के साथ आ जाएंगे। क्या इसलिए समाजवादी पार्टी चुप रहती है या दूसरे मुख्य विपक्षी दल हैं इसलिए चुप बैठे हैं? कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस क्यों नहीं घोटाले उठा रही है या नहीं उठा पाती है? उत्तर प्रदेश में आप बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की कांग्रेस ने 4 दिन पहले, 6 दिन पहले, 4 साल पहले कोई घोटाला उजागर किया हो? या तो घोटाले हो नहीं रहे हैं या ये उजागर नहीं कर पा रहे हैं। अब आज आप बताइए, किसान की आवाज उठाने वाली कोई सियासी दल आपको दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में? क्या कब तक छुपा के रखोगे? इतना मीडिया को कंट्रोल करने के बाद में भी नकली खाद, नकली बीज बिक रहा है और वो चीजें बाहर निकल के आ रही हैं, तो सियासी दल क्यों खामोश हैं? सियासी दल क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये भी बड़ा सवाल है, जिसका जनता और किसान आने वाले समय में इनको सबक सिखाएंगे। जी। ठीक सर, आपका धन्यवाद, आपने समय दिया अपना। वरिष्ठ पत्रकार के विमल सर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे। अब बीजेपी का जो मिशन है और किस तरीके से बीजेपी का जो फोकस है ओबीसी और दलित समाज पर, और अखिलेश यादव वाला जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है बीजेपी उसको भी अपनाने की तैयारी कर रही है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है, किस समाज से होता है, कौन होता है, इसका इंतजार करना होगा। और ये भी एक बड़ा सवाल है, आखिरकार इतनी देरी क्यों प्रदेश अध्यक्ष में, और 27 में किसको फायदा किसको नुकसान। हालांकि अभी वक्त है लेकिन तैयारियां अभी से तेज हो रही हैं। अब आगे आगे देखना होगा कि आखिरकार तमाम जो दल हैं वो क्या क्या बदलाव करती हैं अपने अपने संगठन में। तो आज के लिए इतना, फिर होती है।